आज हम बात कर रहे हैं विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक से। अरुण पाठक जी, जिनके नाम 2 रिकॉर्ड है, मेरी जानकारी में रिकॉर्ड और भी हो सकता है राजनीति में उन्होंने बनाए हो, लेकिन एक रिकॉर्ड ये कि कानपुर की अजय समझे जाने वाली स्नातक खंड की विधान परिषद सीट, जिस पर 99 साल से एक ही परिवार का कब्जा था, 3 पीढ़ियों से वही प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे, उनको 100वें साल में हमारे पाठक जी ने पराजित किया और उस सीट पर अपना कब्जा किया। कह सकते हैं कि भाजपा को उस सीट का मजा चखाया, उस पर कब्जे का। दूसरी, विधान परिषद चुनावों में भारत की सबसे लंबे अंतर से वोटों की जीत, वो भी आपके नाम है, अरुण पाठक जी। मेरा ख्याल में सही कह। अरुण जी, हम बात शुरू करते हैं आपसे। एक सीट जिस पर 99 साल से एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां कब्जा किए हुए थी बारी बारी से, और इस सीट को लगभग शहर के लोगों ने ही नहीं, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी मान लिया था कि अजय सीट है, स्वरूप परिवार से कुछ छीन नहीं सकता। आप शिक्षक थे उस समय, राजनीति में भी, संघ में भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहे होंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति में आपका नाम अचानक धूमकेतु जैसे कहा जाता है उसकी तरह तभी चमका है जब आप विधान परिषद में उनके सामने चुनाव में कूदे जी। आपको कैसे लगा कि इस अजय समझे जाने वाली सीट को आप कब्जा कर लेंगे, आप जीत लेंगे? हाँ, ये बात सच है कि वो 5वीं पीढ़ी चुनाव ये लग रही थी और 1916 से एक ही परिवार के कोई न कोई सदस्य जीत रहा था। मैं मानता हूँ कि जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है, और ख़ास तौर से उसके पहले 2014 में मोदी जी का सत्ता में आ चुके थे और प्रधानमंत्री बन चुके थे, उसका एक अंडर करंट था। और ये भी बात सही है कि पॉलिटिकली रूप से इसको लोग पॉलिटिकल सोसाइटी की सीट मानते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो पॉलिटिक्स करना चाहता हो लेकिन इस चुनाव में वो लड़ेगा, तो उसको उद्भव होने से पहले ही उसकी वो सोसाइटी हो जाएगी। परंतु मेरे पूज्य पिताजी श्री रविन्द्रनाथ पाठक जी, उनका जो बोया हुआ होता है, उनका जो सामाजिक काम था वो, मैं खुद टीचर था वो, आदरणीय मोदी जी का करंट था वो, मेरा जो छात्र जीवन था उसके वो लोग, कुल मिलाकर एक पूरा एक मैकेनिज्म इस टाइप का बना कि लोगों ने नारा दिया, अब की बार परिवर्तन की बया। और जो 5वीं पीढ़ी थी, जो 99 सालों में उनका टैग लाइन थी कि परंपरा के संदेह वहाँ के, या वो इस प्रकार से उनकी टैग लाइन थी कि जैसे वो उनकी अपनी ताकत है, अपनी विरासत है। शायद यही उनका नारा था कि विरासत के वहाँ की स्टाइल कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने कोई ये प्रतिक्रिया दी, लोगों ने कहा नहीं, लोकतंत्र की खूबी भी यही होती है कि लोकतंत्र किसी की तानाशाही नहीं सहना चाहता है। लोकतंत्र चाहता है कि सबका अधिकार उस पर है, सबकी ताकत बराबर है। और मैं बहुत दिल की गहराइयों से कानपुर में बाबा आनंदेश्वर की कृपा, पनकी वाले बाबा की कृपा, बहुत सारे साथियों की कृपा कि उन्होंने केवल 28 वोट से टेक्निकली और बाद में फिर 1800 कुछ वोटों से जीत दी, और 99 सालों की जो एक परंपरा थी कानपुर की पॉलिटिक्स में, उसको समाप्त भी किया। और समाप्ति नहीं किया, फिर चूंकि 22 महीने बाद दूसरा फिर चुनाव था, फिर उसमें 10,000 की वोटों की जीत हुई। फिर जब तीसरा चुनाव 2023 में हुआ तो कानपुर की जनता का प्यार, इतना स्नेह, अपनापन मिला कि विधान परिषद के चुनाव की भारतवर्ष की सबसे बड़ी जीत लगभग 53,000 वोटों से जीत। कुल वैध मतों का लगभग 80% मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में दिया। एक मेरा मानना है कि सुगमता, उपलब्धता और सहजता 3 ऐसी स्तंभ होते हैं किसी जनप्रतिनिधि के लिए कि वो जनता के लिए, जनता क्या काम है उसके लिए यदि हो तो फिर प्यार की कोई कमी नहीं रहती है। मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कानपुर की जनता को, उन्नाव की जनता को, कानपुर देहात की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसका कहीं कारण ये भी तो नहीं है कि जब तक स्वरूप परिवार काबिज रहा तो कुछ खास वर्ग के या खास पॉकेट के स्नातकों को ही मतदाता बनाया गया? आम स्नातक जो जनता है
उसको पूरी तरीके से मतदाता बनने का मौका ही नहीं मिला। वो आपके आने के बाद आपकी टीम ने कुछ मतदाता, क्योंकि मतदाता संख्या भी बढ़ी है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और क्या होता है कि एक जो आजकल की युग है, इसको आजकल हम लोग जेनजी भी बोलते हैं जी। तो मेरे चुनाव में अभी लोग जेनजी शब्द अभी सुन रहे होंगे, लेकिन 2015 के चुनाव में मैं मानता हूँ कि वो मेरे चुनाव जिताने वाली बहुत बड़ी संख्या वो जेनजी की भी थी, वो युवाओं की थी। वो उन्होंने नए नए तकनीकी प्रयोग किए थे इस चुनाव में जो यूज हो सकते थे। मुझे अचंभा होता था कि केवल 60-70 हजार वोटों की वोटर लिस्ट हुआ करती थी, 24,000 वोट वाले आदमी जीत जाते थे। मुझे पहले चुनाव में 24,000 वोट ही कुछ मिले थे, 28 वोट ज्यादा। अब आज हालत ये है कि हम लोग 2.25 लाख और 2.5 लाख वोट की वोटर लिस्ट बनाते हैं सब लोग मिलकर, और इसमें भी और बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। तो था एक इस प्रकार का कि ज्यादा वोट ना बने, कम वोट बने, ज्यादा चुनाव ही पता न चले। गाँव में चुनाव नहीं था, कस्बों में चुनाव नहीं था, देहात के रूरल एरिया में ये चुनाव नहीं था। लोग मैं तो ये आपको एक घटना बताऊँ मजेदार कि मैं जब अपने गाँव गया, गाँव में मैंने अपनी दादी के पैर छुए, उन्होंने कहा कि MLC हो गए हैं। तो वो जानती नहीं, तो बोले MLC हो गए हो, तो ठीक है MLC हो गए, लेकिन जब विधायक बनना तब हमसे आशीर्वाद। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं 6 साल वाला विधायक होता हूँ, मेरे 5 साल। मतलब एक ये है, मतलब एक लोगों को जागरूकता नहीं थी इसलिए, लेकिन जागरूकता आई तो उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे जागरूकता ज्यादा आ रही है, वोटों के जीतने का प्रतिशत उतना ज्यादा ही बढ़ गया है। और अधिकारी कई सारे प्रशासनिक अधिकारी, उनको बताना पड़ता था कि MLC माने क्या होता है, MLC के अधिकार क्या होते हैं। MLC लोग पूछते थे कि MLA के अधिकार ज्यादा होते हैं कि MLC के अधिकार ज्यादा होते हैं। मैं उस विषय में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और मजेदार बात बताऊँ आपको कि चूंकि जब मेरे नाम के आगे लोग, मैं भी विधायक हूँ, MLA भी विधायक है, अंतर इतना है कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मैं काउंसिल हूँ। लेकिन अखबार वाले भी, हमारे पत्रकार मित्र भी ये लिखते हैं कि ये विधायक उपस्थित है और ये MLC उपस्थित है। मैंने उनसे कहा कि आप लिखिए कि ये MLA उपस्थित है, ये MLC उपस्थित है। यदि आप विधायक लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, सबका नाम लिखिए। उसका असर ये हुआ कि हमारा एक मित्र का लड़का स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी क्लास टीचर ने, जो भी पढ़ा रही है सामाजिक विज्ञान, तो उसने पूछा कि कोई बच्चा यहाँ जानता है कि MLA और MLC माने क्या होता है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे MLA वाले तो नहीं पता, मैं MLC माने जानता हूँ क्या होता है। जब उसको खड़ा किया तो उस बच्चे ने कहा कि MLC माने अरुण पाठक, क्योंकि वो अखबार में यही पढ़ता था बार बार कि MLC अरुण पाठक, MLC अरुण पाठक। MLA कहीं आता ही नहीं था, विधायक आता था। तो मेरे लिए भी एक ये टारगेट था कि मैं बता पाऊँ कि MLC माने जन सेवक, MLC माने लोगों की सेवा करने वाला, MLC माने लोगों के सुख में खड़ा होने वाला, MLC माने वो सब कुछ करने वाला जो एक विधायक करता है। अरुण जी, आप 3 जिलों से के स्नातकों के प्रतिनिधि हैं। जी, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव। जी। इन तीनों जिलों की अगर कुल आबादी देखें तो 1 करोड़ से कहीं ज्यादा है। जी। अभी 1% भी वोटर नहीं है आपका। बात ठीक है। और अगर स्नातक देखें तो मैं नहीं मानता कि 50 लाख से कम होंगे स्नातक, और वोटर अभी स्नातक आपके मात्र 2 लाख कुछ हजार। इसमें गलती किसकी है और इसको कैसे सुधारेंगे? बात ठीक है कि लगभग ये हिमाचल प्रदेश के बराबर की आबादी का क्षेत्र है जी, और इस आबादी में चूंकि 1 करोड़ 10 लाख है, तो लगभग 55 लाख 50 लाख मतदाता होंगे। लेकिन उस मतदाता में जो ग्रेजुएट मतदाता होगा वो मेरा अनुमानित 20 लाख के आसपास होगा। और अभी 2-2.25 लाख की वोटर लिस्ट बनती है, इसमें भी गुंजाइश 18 लाख की। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे स्नातक ना हो, चूंकि डेलीगेट का चुनाव है और संविधान में ये नियम है कि डेलीगेट के चुनाव में डेलीगेट को जाकर अपना डेलीगेशन बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, अपना फार्म भरना पड़ता है, मार्कशीट लगानी पड़ती है, कोई एक पहचान पत्र ऐसा हो जो उसके निवास का वो लगाना पड़ता है, फोटो लगानी पड़ती है, और खुद जाके संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। अब ये सब काम करने के लिए एक स्वभावगत जागरूकता की जरूरत है। जैसे मैं बताऊं कि आज आप 16 सितंबर है, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। कल 15 सितंबर को डेट थी, लास्ट डेट इनकम टैक्स फॉर्म भरने की। 31 जुलाई लास्ट डेट थी, सरकार ने 1.5 महीने समय बढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद भी हमारी आम जनता बैठी रही। कल उसने इतने ज्यादा हिट किए कि सरकार को फिर 1 दिन का समय देना पड़ा। तो एक स्वभाव है कि आदमी आखिरी दिन का इंतजार करता है, इसमें बहुत लोग रह जाते हैं। लेकिन मैं पक्के रूप से आपकी बात से सहमत हूँ
कि जितने वोट बनने चाहिए उतने वोट नहीं बनते, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, लोगों को अपने अधिकार की कमी है। मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन कम से कम वोट देने का अपनी जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, उसको जरूर वोटर तो बनिए, वोटर जरूर बनिए। आप वोट नहीं बनेंगे तो आप कैसे अच्छे बुरे का चुनाव कर पाएंगे। लेकिन जागरूकता बढ़ रही है, पहले जहाँ पर 60,000 की जगह आज 2.25 लाख हो गया है। सरकार भी प्रयास करती है, सरकारी अधिकारी भी प्रयास करते हैं, हम लोग भी प्रयास करेंगे। और आप सबके माध्यम से भी चाहूंगा कि आपका इतना प्रसिद्ध चैनल है, वो भी इस बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि कम से कम अपने अधिकार का जनता को पता होना चाहिए। एक चीज और है जो जनता जानना चाहती है, ज्यादातर लोगों के मन में जब एमएलसी और खासतौर से शिक्षक विधायक, स्नातक विधायक ये आता है सामने, तो लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर स्नातकों के प्रतिनिधि हैं आप, जी, तो क्या ऐसा करते हैं जो स्नातकों के लिए ही होता है? क्यों हैं आप स्नातकों के प्रतिनिधि? और अभी तक क्या ऐसी चीजें हैं, क्या आपने कहा जाए जो आप उपलब्धियां मानते हैं या मानेंगे कि हमने स्नातकों के लिए ये आवाज उठाई या किया, या ऐसा क्या लगता है कि अभी ये करना है मुझको स्नातकों की? मैं थोड़ा इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये अपर हाउस है। अपर हाउस का गठन इस प्रकार से हुआ था कि समाज के हर तबके की बात सरकार तक पहुंचे। तो अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश में 100 का हाउस है, इसमें 8 ऐसे एमएलसी जाते हैं जिनको कि शिक्षक लोग चुनते हैं, 8 ऐसे जाते हैं जिन्हें स्नातक लोग चुनते हैं, 34 या 37 ऐसे होते हैं जिन्हें प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधि डीसी निकाय के लोग चुनते हैं, 10 लगभग मनोनीत होते हैं, बाकी विधायक लोग चुनते हैं। कुल मिलाकर एक रंग बिरंगा ऐसा गुलदस्ता बने जिसमें समाज के हर वर्ग की बात पहुंचे। और किसी भी विधायक का काम भी होता है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना, जनता के हित में जो जनता चाह रही है उसको सरकार तक पहुंचाना, और सरकार क्या और कैसे करने वाली है इसको जनता तक पहुंचाना। ये मूलतः सीध का काम होता है। मैं चाहूंगा कि जनता को भी अपने अधिकार पता होने चाहिए। मुझे लगभग विधान परिषद की सेवा करते हुए 11 वर्ष हो रहे हैं, और एक अफसोस भी है इस बात। मेरे पास नाली के लिए लोग आते हैं, खड़ंजे के लिए आते हैं, सड़क के लिए आते हैं, लाइट के लिए आते हैं, हैंडपाइप के लिए आते हैं, लेकिन जनहित में ये एक नियम बनना चाहिए, ये शेड्यूल बनना चाहिए, ये एक शासनादेश बनना चाहिए जिससे इंटायर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होता है। सड़क नाली खड़ंजे से कुछ लोगों को फायदा होता होगा, ऐसे आवेदन, ऐसी चिट्ठियां बहुत कम आती हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे अभी एक मेरे पास नामांतरण का मुद्दा आया। नामांतरण का ऐसा क्लॉज था नगर निगम में खासतौर से कि उसको लेना ठीक नहीं था। मैंने उस मुद्दे को 6 महीने लड़ाई लड़ी, और ये आम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सरकार ने जीओ पास किया, लोगों के पास आ गया है। मुझे लगता है प्रदेश की लगभग 50 से 60 लाख लोगों को इसका फायदा मिला। मैंने अगली भी लड़ाई ली कि जो आरटीआई में एडमिशन होते हैं वो वाजिब लोगों के पात्र के हों, जो यदि गैर वाजिब गलत ढंग से जो डॉक्यूमेंट अपने लगाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसका भी जीओ आ गया, लाखों लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे थे हजारों लाखों लोगों को फायदा मिलता है। मैं आपके चैनल से माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा कि निजी काम भी जरूरी है, लेकिन आम जनमानस के भी आप देख रहे होंगे कि लगातार हर चैनल में, अखबारों में, जगह जगह मोदी जी ने ब्रांड एम्बेसडर हर जिले के बनाए हैं कि 2027 का विकसित भारत कैसे बने, इसके सुझाव लाए हैं। मुझे खुशी इस बात की कि 1.5 लाख लगभग सुझाव आए, क्योंकि 24 करोड़ की आबादी में 1.5 लाख सुझाव में भी कम आता है, बहुत कम है। आपका एक सुझाव पता नहीं कितने लाखों लोगों को फायदा पहुंचाए। बिल्कुल सही। तो आम जनमानस से भी मैं अपील करना चाहूंगा, और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं विभिन्न कमेटी में रहा। मैंने बहुत सारे, मैं छोटा उदाहरण बताऊंगा आपको। मैं एक कमेटी में था, तो जगह जगह में जब जाता तो बिजली के खंभे जिसमें तार नहीं है खेतों में लगे रहते थे साहब, किसी के दरवाजे लगे रहते थे। तो मैंने प्रश्न उठाया वहाँ पर, इस पर लड़ा मैं इसके लिए कि अनुप्रयोज कुल खंभे कितने हैं पूरे प्रदेश में। साफ संख्या इसकी सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, लाखों में है। फिर मैंने कहा इसका आप क्या करने वाले हैं? सरकारी वो संसाधन इसको कोई हटाता है तो उस पर लोग कहते हैं नहीं, क्यों हटा दिया? सरकार ने इसको संज्ञान लिया, हटाना शुरू किया, तो लोगों को फायदा हुआ। तो जनप्रतिनिधि जनता का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है। हथियार कभी खुद नहीं चलता है। रिवॉल्वर रखी हो तो वो उसकी वेट आधा किलो
लोहे के बराबर है। यदि किसी के हाथ में हो तो वो उसका यूज करता है। यहाँ हाथ माने जनता है, रिवॉल्वर माने जनप्रतिनिधि है। जनता अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, लोकतंत्र में लोगों के लिए उपयोग करना, जनता को मैं चाहूंगा आपके चैनल से कि आना चाहिए, करे, करना भी चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए, और ये शायद जनप्रतिनिधि का काम है। तो मैं इसको अच्छे मन से, सच्चे मन से करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक शिक्षक से राजनेता तक का सफर ये आपने किया, इसका पारिवारिक जीवन पर, निजी जीवन पर, आपकी सोच पर क्या फर्क है? मैं पहले तो शिक्षक एक ऐसा एक प्रोफेशन मान लीजिए जो बड़ा चैलेंजिंग है। कोई ये कहता है कि नहीं, शिक्षक तो एक बार जो किताबें पढ़ लिया उसको पढ़ाता रहता है। मेरा मानना है कि जब शिक्षक किसी क्लास में जाता है तो 50 प्रकार के दिमाग के लोग के बीच में उनको सिखा रहा होता है, और अगली क्लास में फिर उन्हें 50 प्रकार के लोग होते हैं जिनकी सोच अलग है, जिनका विचार अलग है, जिनका तरीका अलग है, और उन सबके साथ सामंजस्य बैठालकर वो उस क्लास को कमांड करता है। लगभग राजनीति में भी ऐसे होता है। विभिन्न विचार के लोग होते हैं, विभिन्न रंग के लोग होते हैं, विभिन्न पंथ के लोग होते हैं, विभिन्न धर्म के लोग होते हैं। उनके साथ सामंजस्य बैठालकर सामाजिक जीवन में काम करना लगभग वैसा ही है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सच बात कर, जो पहली बार कह रहा हूं, मैं राजनीति में आकर शिक्षक को मिस करता हूं। आज भी कोई पूछे कि आपको सबसे अच्छा काम क्या लगता है, तो मैं कहूंगा मुझे अपनी क्लास में पढ़ाना सबसे अच्छा काम लगता है। मैं मौका लगता है तो मैं प्रयास करता हूँ, भले मैंने भी आर्ट्स ले लिया है, मैं किसी स्कूल में जाता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ 15 मिनट बच्चों को पढ़ाऊँ। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं? पढ़ाऊँ, मेरा मन करता है। हाँ। मैं कुछ सब्जेक्ट उनको कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कुछ प्रूव करता हूँ, उससे ताजगी आती है, उससे नयापन आता है। आप कल्पना करिए, एक 60 साल का बुजुर्ग 16 साल के जब बच्चों को पढ़ाता है तो आप क्या समझते हैं? वो 60 साल वाला वो 16 साल को बनाने की कोशिश करता है 60 साल वाला, लेकिन वो 16 साल वाले प्रयास करते हैं 60 साल को 16 साल का बनाने का। तो आपकी उम्र कम होती है, आपके विचार ताजगी भरे होते हैं, आपके विचार युवा होते हैं। ये शिक्षक में स्वभाव है। तो मैं शिक्षक और राजनीति दोनों का मैंने आनंद लिया है, लेकिन यदि कोई मुझसे कहे तो मैं आज भी 51% शिक्षक हूँ और 49% पॉलिटिशियन हूँ। शिक्षा का कोई जोड़ नहीं है। एक बात और बता दूँ, कोई केवल अच्छा पढ़ लिख के शिक्षक नहीं बन सकता, कोई अच्छा विद्वान होकर शिक्षक नहीं बन सकता, वो राजनीतिक बन सकता है, वो IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, कि बहुत इंटेलेक्चुअल हो, वो कुछ और दूसरे प्रोफेशन में जा सकता है, शिक्षक नहीं बन सकता। शिक्षक के साथ इस पढ़ाई के अलावा, योग्यता के अलावा, जब तक सीधे भगवान की कृपा और आशीर्वाद नहीं होता तब तक वो शिक्षक नहीं बन सकता। तो शिक्षक निर्माता है। और एक मैं और नई बात आपको बता रहा हूँ, जो राजनीति और शिक्षक में अंतर पूछ रहे हैं, शिक्षक को विद्रोही होना चाहिए, राजनीति में राजनेता को विद्रोही नहीं। आप कहेंगे कि राजनीति शिक्षक को विद्रोही क्यों होना चाहिए? शिक्षक लीक पर नहीं चल सकता है, शिक्षक को लीक से हटकर कुछ अपने नए प्रयोग करने का, और जो नए प्रयोग करेगा वो विद्रोही होगा, जिससे कि आपका छात्र आपसे संतुष्ट, उसको आप नया सिखा पाए। ये मूलतः एक अंतर है शिक्षा और राजनीति। पारिवारिक जीवन पर कुछ तो फर्क है? नहीं, बहुत कुछ फर्क है। एक शिक्षक सुबह जाता है और शाम को आ जाता है, उसके बाद का समय वो पत्नी और बच्चों को देता है। और एक राजनेता सुबह 7 बजे निकलता है और फिर मालूम नहीं कि वो कब आएगा। पत्नी परेशान है, खाना खाया कि नहीं खाया, और बच्चा परेशान है कि हमें अपनी बात रखनी है, कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, या ऐसी कोई जरूरत है उसको? हाँ, बस है कि शिक्षक के पास चुनौतियां उसके खास तौर से जब स्कूल का टाइम होता है 10 से 5 के बीच में रहती है, और राजनीति में चुनौतियां 24 आवर्स रहती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक व्यस्त होता है और एक अस्त व्यस्त। लेकिन राजनीति एक मौका है आपको बहुत सारे ढेर सारे आयामों में काम करने का। शिक्षक भी मौका है ढेर सारे लोगों के बीच में काम करने का, और निश्चित रूप से पारिवारिक, चूंकि परिवार जब आपका बढ़ेगा, जब उसकी संख्या बढ़ेगी, तो चूंकि 24 घंटे हैं, जब 4 लोग होंगे तो सबको 6-6 घंटे मिलेंगे, लेकिन जब 24 लोग होंगे तो सबको 1-1 घंटा मिलेगा, और 2400 लोग होंगे तो उसका ड्यूरेशन और ज्यादा होगा। लेकिन गर्व इस बात का है कि ये उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ हमारा परिवार है। गर्व इस बात का है कि इस प्रदेश की 1 करोड़ 10 लाख जनता, इससे 3 जिले की, वो मेरा परिवार है।
तो परिवार बड़ा है, टाइम कम होगा। जिनको टाइम की ज़्यादा अपेक्षा है, इनकी आप खासतौर से बात कर रहे हैं, पत्नी बच्चे, उनको आपसे अपेक्षा भी रहती है। ज़्यादातर समय की अपेक्षा शायद आप पूरी नहीं कर सकने की स्थिति में होते हैं। परंतु मेरे साथ भी ऐसा रहा कि मैं जब 2014 में आया तब मेरा पारिवारिक जीवन लगभग एक सेटलमेंट की ओर जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन पर प्रभावित होता है। लेकिन आपकी अपनी कैपेबिलिटी भी है कि आप उसको कैसे उसमें सामंजस्य बैठा पाते हैं, कैसे उसको ठीक से कर पाते हैं। सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बीच में दोनों ही रेल की दो पटरियां हैं और आप रेलगाड़ी हैं। किसी एक भी पटरी से पहिया का उतरना संभव नहीं है, इसलिए दोनों के समान कैसे जाना और दोनों की समझ में बैठाना, यही मुझे लगता है खूबी है। आपने तो किया है पटरियों ने पत्नी और बच्चों की कहीं ना कहीं कभी शिकायत आई सामने, कोई पीड़ा आई कभी सामने? हाँ, आती है पीड़ा आती है, पीड़ा को दूर भी करने हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इतना इजी नहीं है राजनीति भी करना, उसके लिए बहुत कुछ खोना। दर्शक हमारे बहुत आपके बहुत होशियार भी हैं और बहुत समझदार भी हैं। जो कुछ बातें केवल बिना बोले भी कही जाती हैं, तो मेरी बात को वो समझ रहे होंगे, मेरी बात को वो जान भी रहे होंगे। और रहता है समस्या तो दोनों तरफ से रहती है। मुझे जनहित में जिस जनता ने मुझे इस लायक बनाया है, अपना प्रतिनिधित्व मुझे दिया है, उनकी भी कसौटी में खरा उतरना है और परिवार ने की जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उसकी भी कसौटी में खरा उतरना है। और कभी मिर्च होता है, कभी मसाला होता है, कभी मीठा होता है, और स्वाद सब होने चाहिए, सब स्वाद मिलते रहते, सब आनंद मिलते। मतलब अगर ये सवाल हम पूछें आपसे कि एक शिक्षक, सीधी सादी जिंदगी और राजनीति की कांटों भरी राह, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि ये लगा हो कि यार गलती कर दी? नहीं, मैं एक तो राजनीति को कांटों भरी राह नहीं मानता। आप जीवन में जो भी प्रोफेशन चुनते हैं आप खुद चुनते हैं, बहुत सोच समझ के चुनते हैं। मैंने यदि शिक्षा में लगभग 20 वर्ष पढ़ाकर वहाँ से 11 से लेकर राजनीति को चुना है, ये भी मेरे चैलेंज का विषय और मेरी खुशी का विषय है, मेरी इंटरेस्ट का विषय है, मैं कैसे उसमें और अच्छा कर पाऊँ इसका विषय है, चैलेंज का विषय है, और एक उसमें नए आयाम स्थापित कर पाऊँ इसका भी विषय है। और मैं मानता हूँ कि शिक्षक में मैंने कई लोगों का निर्माण किया होगा, और मेरा प्रयास होता था ये शिक्षक के रूप में कि मैं कोई अच्छे IAS PCS ऑफिसर बना पाऊँ। ये हर शिक्षक का सपना होता है। मेरा इसके अलावा भी एक सपना था कि मैं कैसे और अच्छे शिक्षक तैयार कर पाऊँ, ये मेरा सपना था। शिक्षक अच्छे तैयार होंगे तो बहुत सारे अधिकारी अच्छे तैयार हो जाएंगे। शिक्षक गड़बड़ हो गया तो हर चीज गड़बड़ हो जाएगी। और राजनीति में भी है कि राजनीति में एक ऐसा आयाम स्थापित करूँ कि लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में मुझे जाने, तो लोग इस रूप में जाने की यदि कोई विधायक को ऐसा हो तो और अच्छी बात है। भविष्य की कोई योजना जो हम लोगों से साझा करना चाहें? नहीं, भविष्य की बहुत सारी योजनाएं, मैं बहुत सारी चीज़ों को ठीक भी करना चाहता हूँ। कई समाज में कई सारी मुझे ऐसी कुरीति लगती है, मैं उनको भी ठीक करना चाहता हूँ। और मेरा आज भी मन करता है, मैंने आपको ना कि टीचर ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा आज का हमारा जो युवा वर्ग है, हमको उसके बारे में भी सोचना होगा, सोचना चाहिए भी कि आज हम ये सबसे युवा वर्ग है, लेकिन 20-25 साल बाद हमारा देश सबसे बुजुर्ग देश में होने वाला है। युवाओं की आवश्यकताओं को, उनकी समझदारी को मैं हर बार, मेरा जब भी पक्ष होता है मैं युवाओं का पक्ष लेता हूँ कि हम उनकी मेंटल लेवल को हम क्यों नहीं समझने के लिए तैयार होते हैं, वो क्या सोच रहे हैं हम क्यों नहीं समझने के लिए तैयार, उनकी आवश्यकताएं क्या है हम क्यों नहीं समझने के लिए तैयार, उनको क्या जरूरत है। और उनको जरूरत शायद इस बात की ना होगी कि पेज में किताब दिया हूँ उसको दिन में पढ़े, जैसे हमारे लिए कहा गया था। और मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं संक्रमण काल का मेरी पैदाइश है, जो खास तौर से 65 से लेकर 75-80 वर्ष की है, क्योंकि हमने कुएं से निकलते हुए कांटे को भी देखा है, और हमने डॉट फोन और टेलीग्राम भी देखा है, और ये 5G भी देखा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने दोनों जनरेशन को देखा है। अब उनके बीच में हमको सामंजस्य बैठाना है। मैं मानता हूँ कि युवाओं की काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। युवाओं को आज के टेस्ट के हिसाब से उनके टेस्ट को देने की बहुत आवश्यकता है, उनकी जरूरत को समझने की बहुत आवश्यकता है, कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता है, उनसे बातचीत की बहुत आवश्यकता है। समझता मैं देखता हूँ कि हम अपने पुराने, क्योंकि नियम और परंपराएं ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार बदलती हैं। परंपराएं ऐसी नहीं हो सकती
कि आज से 100 साल पहले जो परंपरा थी और आज भी वो हो तो वही बहुत अच्छा है, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं बहुत सारी ऐसी परंपराओं को देखता हूँ कि मुझे लगता है कि इसको बदलने की को देखती हूँ समय के साथ में, उसको बदलने की आवश्यकता है। और एक समाज में ये आखिरी ध्येय नहीं है कि मैं राजनीति में हूँ, आखिरी ध्येय इस बात का है कि मेरे कारण, मेरे प्रयास से कितने लोग इस समाज में अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा सोचने के लिए प्रेरित होते हैं, ये भी मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेरा एक मानना है कि विवेकानंद जी ने जो कहा था, किसी के कहने पर कोई प्रेरित नहीं होता, आपके आचार के, आपके विचार के, आपके व्यवहार के, आपकी संगत को देखकर आदमी फिर जो परिवर्तन होता है वो जीवन पर्यंत का होता है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं मेरी। जैसे युवाओं की बात आपने कही, एक प्रश्न अचानक से तो यूं ही आया मन में। हाँ। युवाओं की आप आजकल सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया ने युवाओं की जिंदगी में इतना घुसपैठ कर ली, इतना ज्यादा स्थान बना लिया कि उसको अभिशाप माना जाने लगा सोशल मीडिया को। आमतौर पर कम से कम हम लोगों की पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं कभी कभी प्रवचन के मूड में आ जाती है युवाओं के सामने कि इससे थोड़ा दूर रहो, बच्चे भी उसके आदी हो रहे हैं। युवाओं की सोशल मीडिया और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, कुछ मैसेज? नहीं, ठीक है भैया, आपका जो स्क्रीन टाइम है लगभग ऑन एवरेज 6 घंटे के आसपास पहुंच गया है भारतवर्ष में। जी, इसका मतलब ये हो गया यदि कोई 2 घंटे देख रहा है तो कोई 14 घंटे भी देख रहा है, तो उसका मिलाकर ये एक है। और बहुत सारी इसकी नई नई बीमारियां, नई नई इसके एक हैबिट, एक नई नई इसका नशा टाइप का शुरू, एडिक्शन जैसा हो गया है कि मतलब बड़े बड़े मैंने लोगों में देखा है। काउंसलिंग, घर का आचार विचार, व्यवहार, कितना टाइमिंग दे रहे हैं घर वाले, उस पर डिपेंड करता है। और मैं ये समस्या है और इसका कड़ाई के साथ सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन, और एक बात और बता दूंगा आपको कि दुनिया में इधर लगभग 20-25 सालों से कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है। आखिरी आविष्कार इंटरनेट है। हाँ, ठीक बात। उसके पहले आप जाएंगे तो लगभग हर 3-4 साल में एक नया आविष्कार हुआ करता था कि इंटरनेट के पहले पेजर आया था। हाँ, तो सब पेजर के पहले सीडी प्लेयर आया था, उसके वीसी प्लेयर आया था, रंगीन टीवी आया था, रेडियो आया था वगैरह वगैरह। हाँ, तो इधर एक ही आविष्कार बदलते जाते थे। तो अब इस आविष्कार के बाद नए नए किसी इनोवेशन होता है, इसके फायदे भी बहुत ज्यादा मिले हैं। और इस एडिक्शन को मैं मानता हूँ कि ये जो दूसरे इसमें जो होते हैं इस प्रकार के, खासतौर से स्मैक वगैरह इस टाइप की, इसको इस श्रेणी में लेके जी मानता हूँ। मैं उदाहरण बताऊँ आपको, मैं सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप में आता है, उसमें आता है तो बड़ी अच्छी लगती है साहब कि कल मैं कोट करूँगा किसी भाषा में, किसी और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अगले दिन भूल जाता हूँ मैंने क्या पढ़ा था। तो मानते हैं कि किताब में पढ़ा हुआ ज्यादा, और जब मैं किताब से पढ़ता हूँ तो मुझे वो 8-10 साल तक जी, बिल्कुल, ये अंतर है। हाँ। तो ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो 2 डायमेंशन है। इसको हम लोग 3 डायमेंशन समझकर, इसको इस पर एक वर्चुअल अपनी पूरी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं खुद भी एक गार्जियन हूँ, मैं अपनी भी गलती मानता हूँ एज ए गार्जियन। बच्चों के साथ कहीं ना कहीं समय जिन घरों में कम व्यतीत होता है वहाँ ये समस्या ज्यादा है। आज भी मेरा दावा है, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे साथ में बिताते हैं, उनके यहाँ ये समस्या कम है। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसका और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अभिभावक ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों को दें, और जितना संभव है। 2-4 घंटे तो आप नहीं देंगे तो आपको कल ड्रॉबैक, आपका बच्चा नहीं, आप खुद भी इसको झेलना पड़ेगा। और फिर हम, चूंकि हमारे समाज का स्ट्रक्चर इसके ऐसा है कि हम नहीं यदि देंगे तो हमारे यहाँ हम फॉरेन का को फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को समय जरूर देना ही चाहिए। एज ए टीचर भी कह रहा हूँ, एज ए पॉलिटिशियन भी कह रहा हूँ, एज ए गार्जियन भी कह रहा हूँ, एज ए पेरेंट्स भी कह रहा हूँ। बातचीत सामूहिक रूप से होनी चाहिए। हमारे घर में एक टीवी था, 10 लोग एक जगह बैठते हैं। अब मैं खुद अपना
तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम लोग ने उस बैरियर को ऑर्डर देने के बाद किस समय चारों लोग अपना अपना मोबाइल देखने लगे, हम लोग जान नहीं पाए। 3-4 मिनट बाद मेरे ध्यान में आया कि आप लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ क्यों आए थे होटल में? साथ खाने आए थे, साथ बिताने आए थे, साथ बात करने आए थे। अब क्या कर रहे हैं? सब लोग अपना देख रहे हैं। मैंने स्ट्रिक्टली कहा सब लोग अपने मोबाइल उल्टा करके रखो या जेब में रखो, अब 1 घंटे तक कोई अपना मोबाइल नहीं देखेगा। इसके बाद भी हुआ कि आधे घंटे बाद मैं एक बार देख लूंगा। तो लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, सुधार भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया एक एडिक्शन भी है और इसके फायदे भी है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं बदलता। आजकल फायदे हैं। एज ए मैं पॉलिटिशियन को, मैं किसी कारके में जाता हूँ, मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, अपना मैटर डालता हूँ, मुझे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। हाँ, सारे मतलब ये है कि हम किस तरीके से लेते हैं उसको लेते हैं। रेल की रिजर्वेशन की लाइनें गायब हो चुकी हैं, कई सारे ट्रांजेक्शन गायब हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग कई सालों से बैंक नहीं गए होंगे अपना, केवल एक साल भर में एक बार अपना वेरिफिकेशन कराने के अलावा। बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। हम उसको कैसे लेते हैं? रील वाली समस्या और आ गई जिसमें अभी कल हम खबर पढ़ रहे थे कि हरदोई में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो मना करने के बावजूद रील बनाती थी। इससे पहले अभी बंदाई हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पड़ा था। जी जी। तो इससे लगता है ना कि कहीं ये सोशल मीडिया एक्चुअल में बस एक बात कह सकते हैं, मेरा ख्याल है कि तमंचा पकड़ा दिया गया है, कहाँ और कब चलाना है ये नहीं सिखाया गया, शायद कुछ इस तरीके की। हाँ, ये सिखाया भी कब गया और यदि सिखाया भी गया है तो आदमी चूंकि एक मानव स्वभाव होता है। हाँ। आदमी वही सीखना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको मजा दे रहा है। और लेकिन बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि छोटों को बता। जैसे मैं बताऊं, जैसे छोटी छोटी बातें हैं, लोगों के साथ डायबिटीज हो रही है, वो हो रहा है। मैं एक घर में गया तो उसने बताया कि मेरा ये 1.5 साल का बच्चा है, उसको हमने 1.5 साल से शुगर का एक भी दाना नहीं दिया है साहब। मैं क्या करते हैं? तो बोले कुछ नहीं, मुझे पैदा हुआ तो मैं इसको बिना शुगर के दूध, बिना शुगर के सब कुछ इसको दे रहा हूँ। इसको शुगर का टेस्ट नहीं पता है। इसको 2 साल का जब ये हो जाएगा तो उसको पहली बार शुगर दिया जाएगा, पहली बार साल्ट दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? तो डॉक्टर ने कहा कि इसको डायबिटीज या हाइपरटेंशन होने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो छोटे बच्चे को आदत डालिए अपने शक्कर ना खाने की। तो आप छोटे से ही कैसे आदत डालेंगे ये आपका काम है। बहुत सारे जिम्मे देखता हूँ, मैं रेल में जाता हूँ, बच्चा रो रहा है तो हम इसको कार्टून बना के, ये तो आप इसका ड्राइवर भी आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि गार्जियन को इसकी कह सकते हैं, हाँ, पेरेंट्स को सुधरने की ज्यादा जरूरत है बच्चों के मुकाबले। और आखिरी सवाल ये है कि अपना समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं। अगर आपको मौका मिले कोई एक बुराई दूर करने का, तो कौन सी बुराई होगी जिसको आप दूर करना चाहेंगे? सोचा तो नहीं मैंने इसको, लेकिन बहुत एक जो स्व अनुशासन चीज होती है, मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में वो कम है। लेकिन डीएनए में है स्व अनुशासन, करने में नहीं है। लोग कहते हैं कि जब हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत अनुशासित हो जाते हैं, यहाँ आके फिर बिगड़ जाते हैं। क्योंकि मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, स्वच्छता अभियान का प्रयास किया, तो चीज़ें ठीक भी हुई हैं। और कुछ सामाजिक परंपराओं में मुझे लगता है कि मतलब मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, दिल की ही बात पूछ रहे हैं। जो किसी की डेथ होती है और जब वो 13वीं का भोज होता है, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए समाज की में। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। लोग करते हैं कि बस लोग इसीलिए हम करेंगे, ये ठीक नहीं है। मतलब परंपरा के नाम पर जो मतलब जो तर्कहीन लकीर को पीटना, इसको हाँ, जो लकीर पीटी जा रही है, वो नहीं, वो उस पर बहुत है। मैं शायद यदि जनप्रति ना होता तो मैं किसी अभियान में आज ऐसे कहीं लगा होता। मेरे मन में है बहुत सारी चीजें और मैं चाहूंगा कि एक स्व अनुशासन जीवन में यदि है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर होंगी। धन्यवाद। हम आज बात कर रहे थे विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी से। अच्छी बात यह थी कि हमने इनसे राजनीति से हटकर कई ऐसे विषयों पर बात की जो समाज के लिए काफी हितकर साबित होंगे अगर उन पर हम गौर करेंगे, अगर हम उनका पालन करेंगे। तो ये हम लोगों की आज बातचीत थी पाठक जी से। हो सकता है हमारे दर्शक उम्मीद कर रहे हो कुछ राजनीतिक बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आज हम लोगों ने राजनीतिक कम
और सामाजिक विषयों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रखा। एक शिक्षक होने के नाते अरुण पाठक जी मुझे सबसे बेहतर व्यक्ति लगे, जो सामाजिक विषयों पर अगर कुछ बोले, उनको बोलने का हक भी है और उनके बोलने का मेरा ख्याल असर भी होगा। तो आज की बातचीत काफी अच्छी रही, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे पाठक जी।